आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इस वीडियो लेक्चर में सॉलिड स्टेट के सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें। हालांकि कुछ टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो आपको एक चीज पता चल गई है कि आपकी केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ये कोई नया शब्द नहीं है। आपने पहले भी सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है। हम 11th क्लास में सॉलिड्स का नाम तो नहीं पढ़ के आए थे, लेकिन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर एक पूरा चैप्टर था, यानी कि इलास्टिसिटी। इनफैक्ट लिक्विड्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। These are few things that we have covered in class 11th. Now the question arises कि हम जो यहाँ पे क्लास 12th के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, उस क्लास 12th के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे। सो क्लास 12th का सॉलिड स्टेट बेसिकली उस तरह की बात नहीं कर रहा है जो हम बचपन में पढ़कर आए हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, solids have fixed size, solids have fixed volume, solids do not take the shape of a container, solids have fixed density, solids are rigid, solids have stronger force of attraction among their atoms. There is a very less intermolecular space or less interatomic space between the atoms of the solids. The rate of diffusion of solids is very less. Apart from that, many other properties that we have studied of solids. But the question arises कि सर जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम सॉलिड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, फिर क्लास 12th हमें ऐसा नया क्या पढ़ाने जा रही है। देखिए, क्लास 12th की केमिस्ट्री इज गोइंग टू फोकस ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉलिड्स। हम लोग सॉलिड्स की बहुत सारी वैरायटीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो शर्ट मैंने पहन रखी है, जो आप टॉवल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेडशीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब भी तो सॉलिड है, लेकिन इन सब की जो शेप है वो रिजिड नहीं है। आप चावल के दानों को अगर एक कंटेनर में डालते हैं तो चावल के दाने कंटेनर में डल जाने के बाद कंटेनर की शेप ले लेते हैं, जबकि हम ये पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स डू नॉट टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स हैं जो कि रिजिडिटी शो नहीं करते। सो दैट इज व्हाई वी हैव क्लासिफाइड देम इन वैरायटी ऑफ नेम्स। कुछ लोग उन्हें सॉफ्ट सॉलिड्स कहते हैं, कुछ लोग उन्हें फ्लेक्सिबल सॉलिड्स कहते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली प्लास्टिक के बने होते हैं, तो हम उसको प्लास्टिक सॉलिड्स का नाम दे देते हैं। एंड 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि देयर आर सम सॉलिड्स व्हिच शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। सो जो सॉलिड्स इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उन्हें इलास्टिक सॉलिड्स का नाम दे दिया गया है। जो सॉलिड फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है लेकिन इलास्टिसिटी नहीं शो कर रहा, उसे फ्लेक्सिबल सॉलिड कह दिया है। कुछ सॉलिड्स प्लास्टिक के बने हैं तो उन्हें प्लास्टिक सॉलिड्स कह दिया है। कुछ सॉलिड्स बहुत सॉफ्ट है तो उन्हें सॉफ्ट सॉलिड कह दिया है। देन आपने एक और चीज पढ़ी होगी, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, या तो वो डक्टाइल होता है या फिर वो मैलेबल होता है, यानी या तो उसका इस्तेमाल हम वायर्स बनाने में कर सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल हम शीट बनाने में कर सकते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर क्लास 12th के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं सॉलिड्स की, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड। हम थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी क्लास 12th की केमिस्ट्री बेसिकली हमें यह बता रही है कि अंदर से किसी भी सॉलिड के एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। जी हाँ, सबसे पहला हमारा जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। यानी अगर किसी भी सॉलिड के एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे उसको स्टडी किया जाए, सो देयर आर टू कैटेगरीज दैट वी जनरली स्टडी। जी हाँ, सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास निकल कर आती है उसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। अब सवाल आता है कि सर ये जो आप एमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहे हैं, इस एमॉर्फस सॉलिड में हम क्या जानने वाले हैं या एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? देखिए, एक है एमॉर्फस सॉलिड और एक है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, लिखने पे मेरा फोकस थोड़ा सा कम रहेगा, मैं आपके साथ चीजें इंटरेक्शन में ज्यादा रखूंगा ताकि आप मेरी बात को बार-बार सुन पाएं और आप उस चीज को समझ पाएं कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए, कोई भी सॉलिड जिसके एटम्स का डेफिनेट अरेंजमेंट है। सर डेफिनेट अरेंजमेंट मतलब कि डेफिनेट उबड़-खाबड़ नहीं है। तो सर उबड़-खाबड़ कब होता है? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम कभी घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब घर बन जाता है तो जो मलबा बचता है, आपने नोटिस किया होगा कि मलबे को कभी अरेंज नहीं किया जाता है, मलबे को रख दिया जाता है, मलबा उबड़-खाबड़ होता है। क्या वो सॉलिड नहीं होता है? वो भी सॉलिड होता है। और मलबे में भी वही सामान होता है जिस सामान का इस्तेमाल करके घर को बनाया गया होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि जिस सामान का इस्तेमाल करके घर को बनाया गया है वो सामान अब एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है और एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। लेकिन वही सामान को जब डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं किया जाता है तो एक मलबा बन गया है, एक मलबे का पहाड़ बन गया है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स लगाए जा रहे हैं एंड आप उसे रिपीट कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है, एक ढांचा मिल रहा है। वो जो पैटर्न आपको मिल रहा है, उस पैटर्न को हम एक सॉलिड के रूप में देख रहे हैं, वो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ब्रिक है वो हमारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। और क्योंकि उस ब्रिक को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो उसके रिपीट करने से ही तो हमें एक ढांचा तैयार होकर मिल रहा है। तो वो जो ढांचा हमें मिल रहा है, उस ढांचे को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। और इस तरह का सॉलिड जिसके अंदर कंबाइन करने वाले एटम्स का जो पैटर्न होता है वो फिक्स होता है, और उसी डेफिनेट फिक्स पैटर्न में वो खुद को रिपीट करते चले जाते हैं, देन दोज सॉलिड्स व्हिच हैव अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि देयर आर टू कैटेगरीज। एक कैटेगरी हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड की है, एक कैटेगरी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिसके अंदर डेफिनेट अरेंजमेंट होगा। तो जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का या एटम्स का कह सकते हैं, देन सच अ सॉलिड विल बी कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो उबड़-खाबड़ सॉलिड, यानी कुछ भी कहीं पे भी एटम मौजूद है, एक डेफिनेट ना तो अरेंजमेंट है, डेफिनेट ना तो एक तरीका है उनके अपने आप को आसपास रखने का। एक एग्जांपल लेते हैं रिप्रेजेंटेशन का। देखिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें सब कुछ कैसा दिखेगा? अगर मैंने ये बनाया तो ये एक एटम है, ये एटम के बाद एक एटम, फिर एटम के बाद एक एटम, फिर यहाँ पे एक एटम, फिर ये एक पार्टिकल कह लीजिए या एटम कह लीजिए यहाँ पे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। मुझे पता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाऊंगा तो मेरा सामना 3 एटम से होना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जाऊंगा तो भी मेरा सामना 3 एटम से होना है, डायगोनली जाऊंगा तो भी मेरा सामना 3 एटम से होना है, यानी एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। तो अगर ये एटम ए है और ये एटम बी है, और अगर मान लीजिए ये एटम ए है तो ये एटम बी है, फिर ये एटम बी है तो मुझे फिर ए मिलेगा, फिर ए के बाद मुझे बी मिलेगा, तो फिर यहाँ पे बी के बाद मुझे फिर ए मिलेगा, ए के बाद मुझे फिर बी मिलेगा, बी के बाद मुझे फिर ए मिलेगा। तो ए बी ए, ए बी ए, बी ए बी, ए बी ए, एक पैटर्न स्पेसिफिक है जो हमें बार बार मिल रहा है। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं बात करूं एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड में इस तरह का कुछ भी नहीं है। कभी ये यहां मिल गया, कभी भी यहां मिल गया, कभी यहां पे सी पड़ा है, कोई एटम यहां 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 पड़ा है। तो इसके अंदर एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सारे एटम के टाइप्स ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कभी ए है तो फिर अचानक से दोबारा ए आ गया, फिर अचानक से दोबारा बी आ गया, फिर बी के बाद फिर सी आ गया, फिर सी के बाद दोबारा ए आ गया। तो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास किसी भी सॉलिड का एक स्पेसिफिक डेफिनेट अरेंजमेंट है उसके एटम्स का, तो उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा। और अगर किसी सॉलिड का एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है तो उसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। तो ये सबसे पहला टॉपिक है जिसके लिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, जिसकी 2 कैटेगरीज है हमारे पास, एक एमॉर्फस सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर द एंटायर चैप्टर इज रिवॉल्विंग अराउंड व्हिच टाइप ऑफ सॉलिड? जी हां, हम लोग फोकस करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ के ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि सब ऊपर खापड़ है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अगर हम अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो सर हर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक पैटर्न है। तो क्योंकि हर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक पैटर्न है, तो हर एक डायरेक्शन में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए और हर अलग अलग दिशा में प्रॉपर्टी वैरी भी करनी चाहिए। जी हां, क्रिस्टलाइन सॉलिड की यही प्रॉपर्टी जिसके कारण उसकी अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज अलग आती हैं, इज कॉल्ड एज एनआइसोट्रोपी। मैं रिपीट करूंगा अपना वर्ड, इस वर्ड को हम कहते हैं एनआइसोट्रोपी। तो एनआइसोट्रोपी के बारे में अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं द वर्ड एनाइसोट्रॉपी मींस दैट इन केस ऑफ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इफ वी लुक एट द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द constituent particles, then we will see that at different directions the measurement or the values of various kind of physical properties like refractive index and other kind of properties, the value that we will get is going to be different in different directions when measured for a crystalline solid. However, if we try to measure those properties, अगर हम उन properties को नापने की कोशिश करते हैं, किसके लिए? amorphous solid के लिए, तो जिस भी दिशा में जाओगे सब कुछ कैसा पाओगे? disordered पाओगे। तो सर हर दिशा में अगर सब कुछ ही disordered है तो हर दिशा में उसका व्यवहार भी सेम ही मिलने वाला है।
हर दिशा में उसकी प्रॉपर्टी भी हमें सेम ही मिलने वाली है। तो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट के कारण आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, आपको सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज मिलती है एमॉर्फस सॉलिड के केस में। तो एमॉर्फस सॉलिड को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। हम इसे क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, जो आपके लिए जानना जरूरी है। Second most important property of a crystalline solid is that कि they have a very sharp melting point. सर very sharp melting point के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई sharp means sharp. अगर मुझे पता है कि कोई सॉलिड 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा तो वो 200 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 198 ले आऊं या 197 ले आऊं तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, नहीं। 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा और 200 डिग्री सेल्सियस को जब तक मेंटेन किया जाएगा तब तक उसके मेल्टिंग का प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स की रेंज होती है, एक स्पेसिफिक रेंज में वो किसी भी टेम्परेचर पे 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस, ये एक एग्जांपल है, प्लीज फोकस कीजिएगा, जरूरी नहीं है सबका ये रेंज होता है। तो अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक की हमारे पास एक रेंज है, तो इस रेंज में उनका मेल्टिंग पॉइंट हमें कहीं ना कहीं मिल सकता है। सो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर से एटलीस्ट ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इस चैप्टर में सॉलिड्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो सॉलिड्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, crystalline and amorphous. In our next video lecture, we will start studying in detail about crystalline solids. जी हाँ, हम लोग crystalline solids के डिटेल में जाएंगे कि crystalline solids को अगर अंदर से देखा जाए तो उनकी बनावट कैसी है, क्या चीज है जो अपने आप को रेगुलर रिपीट कर रही है जिससे कि हमें ढांचा मिल रहा है। जी हाँ, we are going to talk about a new topic, that is the topic of unit cell. So keep watching the chemistry video lecture part 2 in which we will introduce and we will start the topic in detail of a crystalline solid, and उस वीडियो के अंदर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कैसे एक ढांचे को बनाने के लिए एक सिंगल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है। थैंक यू चिल्ड्रन, कीप वॉचिंग।